बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया चैप्टर एसएलओ बेस्ड नाइन्थ क्लास का एनर्जेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। एंड बेसिकली ये थर्मोडायनामिक एंड थर्मोकेमिस्ट्री से रिलेटेड एक चैप्टर है। और इसका जो फर्स्ट, बिकॉज हम ये सारे लेक्चर्स अपने एसएलओ बेस्ड एजुकेशन के लिहाज से कर रहे हैं, तो इसका फर्स्ट एसएलओ बेसिकली है ही अबाउट सिस्टम and surroundings and how they interact, how they influence um, for the transfer of energy। ठीक है, हम जब आप इस एसएलओ को भी अच्छी तरह समझ जाएंगे, जब आप इस टॉपिक में मजीद आगे चलेंगे। तो in the field of thermochemistry and thermodynamics, any specific portion of universe which is under consideration is called system। यानी अगर हम किसी भी चीज को तवज्जो कर रहे हैं, उसके बारे में समझना चाह रहे हैं, यानी अगर हम वाटर की फॉर्मेशन के बारे में, वाटर का रिएक्शन कैसे होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे मिलते हैं, वाटर कैसे बनता है, अगर हम इस रिएक्शन को स्टडी करने जा रहे हैं तो ये रिएक्शन हमारा सिस्टम होगा। और अगर हम किसी दरख्त को स्टडी करने जा रहे हैं तो वो दरख्त हमारा सिस्टम होगा। या हम किसी जो है चौक की कंपोजिशन पे गौर करने जा रहे हैं तो वो चौक हमारा सिस्टम होगा। तो जिस चीज पर भी हम तवज्जो दे रहे हैं उसको समझने के लिए वही हमारा सिस्टम है। और एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम इज रेफर्ड टू एज द सराउंडिंग। यानी जो चीज सिस्टम है, यानी जिसको जिसके साथ हम इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, जिसमें अंदर एनर्जी, क्योंकि थर्मोडायनामिक के लिहाज से है, लिहाजा जिसके अंदर हम एनर्जी चेंजिंग्स देखना चाह रहे हैं सिस्टम के अंदर, तो उसके अलावा बाकी सारी चीजें जो है वो सराउंडिंग होती हैं। और सिस्टम और सराउंडिंग को बाउंड्री एक दूसरे से अलग करती है। बाउंड्री में भी रियल और में भी इमेजिनरी। अच्छा, वायरलेस सिस्टम जो है कैन वेरी इन साइज फ्रॉम गैलेक्सी टू लिविंग सेल। यानी अगर आप एक छोटे से लिविंग सेल पर गौर कर रहे हैं तो दैट इज योर सिस्टम, कि उसमें से एनर्जी जो है किस तरह निकलती है, किस फॉर्म में निकलती है, कितने निकलती है। इसी तरह अगर आप गैलेक्सी यानी आसमानों पे, आप लोगों ने ग्लासेस के बारे में एट्थ में पढ़ा हुआ है, बहुत बड़े बड़े सिस्टम्स हैं ये, इनको अगर करते हैं स्टडी तो वो भी आपका एक सिस्टम ही कहलाएगा। तो सिस्टम जो है वो बहुत बड़ा भी हो सकता है और बहुत छोटा भी हो सकता है। केमिस्ट्री में वॉल ऑफ द कंटेनर जो है ये पार्ट ऑफ द सराउंडिंग समझा जाता है। यानी अगर आप किसी कंटेनर में काम कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं कोई किसी बीकर में, तो वो बीकर की जो वॉल है वो सिस्टम नहीं है, वो बल्कि सराउंडिंग का हिस्सा कहलाएगी। ठीक है, जबकि बीकर के अंदर जो केमिकल है जिसके अंदर वो रिएक्शन हो रहा है वो सिर्फ सिर्फ सिस्टम कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अब हम अपना ये देखते हैं। आपका, जैसे मैंने भी वाटर की एग्जाम्पल दी थी, ये आपका वाटर बन रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से। तो आपका सिस्टम जो है वो सिर्फ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड वाटर ही है, क्योंकि आप सिर्फ आप वाटर की प्रोडक्शन को अपना देख रहे हैं कि उसमें कितनी एनर्जी आ रही है, जा रही है। तो ये फ्लास्क जो है ये आपका सिस्टम का हिस्सा नहीं होगी, बल्कि ये भी सराउंडिंग का हिस्सा होगी। और इस रिएक्शन के अलावा बाकी सब कुछ जो है वो यहाँ पर सराउंडिंग कहलाएगा। तो सिस्टम की डेफिनेशन को रिपीट करते हैं। एनी पोर्शन यानी एरिया विच इज अंडर कंसिडरेशन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। एंड एवरीथिंग एक्सेप्ट सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। एंड सिस्टम एंड सराउंडिंग आर सेपरेटेड बाय बाउंड्री। अच्छा, अब हम जरा सिस्टम की कुछ टाइप्स को देखेंगे हम, ताकि हमारा एसएलओ जो है अ, वो हम फुलफिल कर सकें कि उसकी क्या डिमांड है। तो देखिए, यहाँ पर ये एक सिस्टम है, और सिस्टम
के अलावा इर्द गिर्द आपको सराउंडिंग भी नजर आ रही है, एवरीथिंग जो एक्सेप्ट सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग। तो यहाँ पर आप ये देखिएगा कि सिस्टम जो है आपका, इस सिस्टम से देखिए मैटर बाहर सराउंडिंग में भी जा रहा है, एंड इसी तरीके से सराउंडिंग से भी मैटर सिस्टम के अंदर आ पा रहा है, आ सकता है। यानी सिस्टम से बाहर भी मैटर जा सकता है और सिस्टम के अंदर भी मैटर आ सकता है। तो इसी तरीके से आप एक और चीज नोट करेंगे कि इस सिस्टम में हीट अंदर भी जा सकती है सिस्टम के, और सिस्टम से बाहर भी हीट निकल सकती है। अगर सिस्टम ऐसा हो जिसमें हीट आ जा सके और मैटर भी आ जा सके, तो ऐसे सिस्टम को हम ओपन सिस्टम कहते हैं। एंड सिमिलरली हम अगर आगे ये नेक्स्ट देखते हैं कि ये एक सिस्टम है जिसके ऊपर अब आप देख रहे हैं फ्लास्क के ऊपर ढक्कन लगा हुआ है। तो अब क्या होगा कि सराउंडिंग में से मैटर तो ना अंदर आ सकता है ना बाहर जा सकता है, लेकिन हीट इस सिस्टम में से निकल भी सकती है और इस सिस्टम के अंदर जा सकती है। तो ऐसा सिस्टम जिसमें से मैटर तो ना आ जा सके मगर हीट उसमें आ भी सके और जा भी सके, ऐसे सिस्टम को हम क्लोज सिस्टम कहते हैं। जबकि आप ये सिस्टम देखिए, दिस इज एन इंसुलेटेड सिस्टम, और इसमें आप ये चेक कीजिए कि यहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बंद है, और उसके अलावा क्योंकि इंसुलेटेड है, लिहाजा हीट इसके अंदर जा भी नहीं पाएगी और इसके अंदर से बाहर भी नहीं निकल पाएगी। तो यानी अब सराउंडिंग के साथ सिस्टम में से ना तो कोई मैटर आ रहा है जा रहा है, और ना ही हीट जो है उसका ट्रांसफर फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम या सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ हो सकता है, क्योंकि इट इज एन इंसुलेटेड सिस्टम। सच सिस्टम इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। तो इसकी एग्जाम्पल हम एक दफा ये सबको सामने रख के देख लेते हैं। आप ये देखिए कि ये आप एक ऐसा सिस्टम है जो ओपन सिस्टम है, इसमें मैस आ भी सकता है, इसमें से जा भी सकता है, हीट इसमें आ भी सकती है, इसमें से बाहर भी जा सकती है। ठीक है, लेकिन दूसरा सिस्टम आप देख रहे हैं, इस सिस्टम को ओपन सिस्टम कहेंगे। दूसरे सिस्टम पे आप देख रहे हैं ये लगा हुआ लिड है, तो इसमें से कोई मैटर तो आ जा नहीं सकता, लेकिन हीट इसमें से आ जा सकती है, इसलिए ऐसे सिस्टम को क्लोज सिस्टम कहेंगे। और इसी तरीके से आप देखें यहाँ पर इंसुलेशन लगी हुई है, तो इसमें से ना हीट आ जा सकती है ना ही कोई मैटर आ जा सकता है, तो ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। हम अपनी कॉमन जो है लाइफ, उसमें ये एग्जांपल जरा देखते हैं। ओपन सिस्टम में आप ये देखिए फ्राइंग पैन रखा हुआ है चूल्हे पर, तो इसमें से वेपर्स बाहर सराउंडिंग में भी जा रहे हैं और सराउंडिंग से भी कोई गैस अंदर आ सकती है। और सिमिलरली हीट जो है वो जा भी रही है फ्राइंग पैन के नीचे नीचे चूल्हे से, और फ्राइंग पैन में से हॉटनेस जो है वो बाहर भी निकल रही है। तो वो सिस्टम ओपन सिस्टम होगा जिसमें ये सब कुछ हो पाए। जबकि यहाँ पर अब आप देखिए फ्राइंग पैन पे लिड रखा हुआ है, तो यहाँ से ना तो वेपर बाहर जा सकेंगे ना बाहर से कोई मैटर अंदर आ सकेगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि हीट जो है सिस्टम में जा सकती है, क्योंकि वहां पर जो है इसी तरह हीट जो है वो फ्राइंग पैन को भी गर्म कर रही है, वहां से जो अंदर से बाहर भी आ सकती है। तो ऐसा सिस्टम क्लोज सिस्टम कहलाता है, जिसमें मैटर तो आ या जा ना सके, लेकिन हीट आ भी सके और जा भी सके। और ये थर्ड जो है आइसोलेटेड सिस्टम, इसकी एग्जांपल आप लोग देखते हैं। ये हमारे पास इंसुलेटेड जो है फ्लास्क है। अब आपको पता है जब ढक्कन बंद होगा ना इसमें कोई मैटर आ सकेगा और ना जा सकेगा। और इसी तरह इसमें से ठंडा पानी क्यों रहता है या गर्म चाय क्यों रहती है, क्योंकि ना इसके अंदर हीट बाहर से अंदर और ना अंदर से बाहर जा सकती है। तो गर्ल्स, जब भी कोई रिएक्शन हो रहा होता है तो इसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्ट में जब कन्वर्ट होते हैं रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में, तो हीट एनर्जी जो है या तो इस सिस्टम को चाहिए होती है या इसमें से निकलती है। ठीक है, तो देखिए कि अगर जो है हीट किसी सिस्टम से बाहर निकल रही हो जब कोई रिएक्शन हो रहा हो उस सिस्टम में से,
हीट अगर बाहर निकल रही हो तो ऐसे सिस्टम को हम एक्सोथर्मिक सिस्टम कहते हैं। तो और ऐसे रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। लेकिन अगर हमें उस रिएक्शन को होने के लिए हीट बाहर से देनी पड़े तो ऐसे रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। एंड इसी तरीके से आप ये देखिए कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्योंकि रिएक्टेंट्स के अलावा हीट्स की जरूरत होती है, इसलिए हीट को रिएक्टेंट्स में लिखा जाता है। ठीक है। और इसी तरह एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्योंकि हीट प्रोड्यूस हो रही होती है रिएक्शन के नतीजे में, इसलिए हीट को प्रोडक्ट की साइड पे लिखा जाता है। आपको पता है ना, केमिकल इक्वेशन में एरो से राइट साइड पर प्रोडक्ट होते हैं और लेफ्ट साइड पर रिएक्टेंट होते हैं। तो एंडोथर्मिक में हीट को रिएक्टेंट्स में और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट को हम प्रोडक्ट्स में लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पर गर्ल्स कुछ एग्जांपल्स हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप आमतौर पर लकड़ियां, आपको पता है जब जलती हैं आग निकलती है, उससे जो हीट निकलती है वो इसी वजह से होती है क्योंकि वहां पर सिस्टम, बर्निंग का जो सिस्टम है वुड की, वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसी तरह जो है कैंडल की बर्निंग जो है, फॉर्मेशन ऑफ स्नो या गैस बर्नर का जलना, ये सब एक्सोथर्मिक की कॉमन एग्जांपल्स हैं। इसी तरह मजीद इक्वेशन जो है रिएक्शन, लाइक Na और Cl जब आपस में NaCl बनाते हैं, इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालें, इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं, इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सिमिलरली बर्निंग ऑफ मीथेन गैस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा जी, इसी तरीके से गर्ल्स फोटोसिंथेसिस में आप बचपन से सुनते हैं कि ये आपका जो है सनलाइट इसके लिए बहुत जरूरी होती है। ये सनलाइट बेसिकली हीट भी दे रही होती है। तो फोटोसिंथेसिस इज बेसिकली इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंड इसके अलावा फोटोसिंथेसिस में आपको पता है 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 वाटर मॉलिक्यूल जो है मिलते हैं। लेकिन जो हीट एनर्जी है वो सन की तरफ से जो ये इस रिएक्शन को चाहिए होती है, वो तकरीबन 2801 किलो जॉल पर मोल चाहिए होती है, तब ये ग्लूकोज बनता है। ठीक है। और ये ग्लूकोज जो है फिर मुख्तलिफ फ्रूट्स की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप चाह रहे हैं कि आप उसको ब्रेक डाउन करके कैल्शियम ऑक्साइड बना दें, इस इट इज ऑल्सो एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके लिए भी तकरीबन 178 किलो जॉल पर मोल एनर्जी चाहिए होती है। तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अच्छा, उसके बाद हमने डिफरेंस देखना है एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। तो सबसे पहले तो एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करता है। लिहाजा जहां पर एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा होगा ना, तो वो आपको वो कंटेनर ठंडा महसूस होता है क्योंकि उसके अंदर से हीट सिस्टम जो है उसके बर्तन में से और उसके आसपास से हीट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। इसी तरीके से एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जो हीट एनर्जी सराउंडिंग में रिलीज कर रहा होता है, तो वो आपको वहां पर हॉटनेस का एहसास होता है। अच्छा, इसी तरीके से जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है उसमें मैंने आपको भी बताया बर्तन ठंडा लग रहा होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। सिमिलरली एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट जो है, यहाँ पर रिएक्टेंट्स की जो एंथैल्पी होती है वो प्रोडक्ट की एंथैल्पी से कम होती है। ये भी हम आगे चलेंगे तो आपको समझ आ जाएगा एंथैल्पी किसे कहते हैं। इसमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट की एंथैल्पी से ज्यादा होती है। इसी तरह चेंज इन एंथैल्पी एंडोथर्मिक रिएक्शन में पॉजिटिव लिखा जाता है, जबकि एक्सोथर्मिक में नेगेटिव का साइन लगाया जाता है चेंज इन एंथैल्पी में। इसी तरह एनर्जी जो है इस सिस्टम को देनी पड़ती है क्योंकि एंडोथर्मिक है, इसको चाहिए, और जबकि एनर्जी यहाँ से रिलीज होती है क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अच्छा, अब हम जरा एंथैल्पी की बात कर रहे थे। तो अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब और evolved ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एंथैल्पी। ठीक है, दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन के जो भी हीट एब्सॉर्ब हो रही है किसी भी केमिकल रिएक्शन में या इवॉल्व हो रही है, उसको हम क्या कह देते हैं, एंथैल्पी। ठीक है।
या थर्मोडायनेमिक में हम एंथैल्पी को क्या कह सकते हैं? इट इज द टोटल कंटेंट ऑफ हीट ऑफ ए सिस्टम, यानी जितनी हॉटनेस किसी सिस्टम के अंदर है उसको हम एंथैल्पी कह देते हैं। और अगर हम जरा इसको ब्रॉडर मानों में लेंगे तो एंथैल्पी ऑफ सिस्टम बेसिकली उसके इंटरनल एनर्जी प्लस उसका प्रेशर वॉल्यूम, जो है प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो एंथैल्पी जो है, फॉर एग्जांपल हम फ्रीजिंग वाटर की देखते हैं, उसमें हीट चेंज जो है, अगर वाटर को फ्रीज हो रहा हो तो उसमें जो हीट चेंज है वो कितना आता है? -6 किलो जूल पर मोल। अब माइनस का मतलब है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वहां से 6 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो निकल रही है। ठीक है, तो दिस इज एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर। अच्छा देखिए, अब जरा थोड़ा सा इंथाल्पी को मजीद देखते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट, ये अगर हम थोड़ा सा इसको कहें कि दिस इज द, समझे, हीट हीट कंटेंट, तो रिएक्टेंट अगर कम हीट कंटेंट के हों और प्रोडक्ट ज्यादा हीट कंटेंट के हों, तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए उन्हें हमें इंथाल्पी देनी पड़ती है, और इसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। सिमिलरली, अगर आपके रिएक्टेंट जो हैं वो ज्यादा एंथैल्पी के हैं और प्रोडक्ट जो है वो कम एंथैल्पी की है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हुए एंथैल्पी वहां से, यानी हीट वहां से निकल आती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस इनको कहा जाता है। अच्छा जी, ये कोलियन थ्योरी है, इंशाल्लाह इसको हम अपने नेक्स्ट कल के लेक्चर में शामिल करेंगे, और अभी फिलहाल हम अपना स्टॉप कर देंगे।